Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today I discuss the lesson number 3, History, Nazism and the Rise of Hitler. Nazism and Rise of Hitler. Firstly, I discuss the chapter name. What is the meaning of Nazism and Rise of Hitler? Nazism was not a one or two related act. It was a system or structure of ideas about the world and politics. देखो नाजिज़म क्या है, कोई भी एक या दो रिलेटेड एक्ट नहीं है. इट वाज अ सिस्टम, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है. स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ मतलब जो आपके माइंड में आइडियाज़ हैं उनका ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, जो एक सिंगल वर्ड ना होकर एक पॉलिटिकल वर्ड है, एक राजनीतिक वर्ड है. नाजिज़म वाज नॉट अ वन और टू रिलेटेड एक्ट. ये एक दो एक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे माइंड में आने वाले लोट ऑफ आइडियाज़ का एक स्ट्रक्चर है. उसको हम बोल देते हैं नाजिज़म. नाजिज़म वर्ड जो है एडवर्ड हिटलर के साथ जुड़ा हुआ है. एडवर्ड हिटलर के साथ जुड़े हुए हर एक पर्सन को नाजी के नाम से जाना जाता है. हिटलर, अब बात करेंगे राइज ऑफ हिटलर. हिटलर कौन था? Hitler's determination to make Germany into a mighty power, to ambition of inquiring all you may have here that the job of Hitler related are also a called a Nazi. Means जर्मनी में हिटलर नाम का एक पर्सन हुआ जिसकी मोस्टली एम्बिशन थी, मेन एम्बिशन थी कि वो जर्मनी को एक वर्ल्ड की हाई पावर कंट्री बना दे. हिटलर से जुड़े हुए हर एक पर्सन को नाजी के नाम से जाना जाता है. इस लेसन की स्टडी से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि जो हिटलर है, हिटलर की जो स्टोरी है, नाजिज़म है, वो किस पे डिपेंड है, उसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी हमें चैप्टर में पढ़ने को मिलती है. इस चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही हमें स्टडी करने को मिलता है कि 1945 11 ईयर ओल्ड बॉय कॉल्ड हेलमेट वाज लेइंग इन द बेड. एक हेलमेट नाम का बच्चा है जो कि 11 साल का है. वो क्या करता है, अपने फादर को अपनी मदर से डिस्कस करते हुए नाइट में सुनता है. उसके जो फादर हैं वो उसकी मदर को बोलते हैं कि इस टाइम पर वर्ल्ड वार होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को पॉइज़न देकर मार दूं और ख़ुद भी मर जाऊं. इतनी बात नाइट में हेलमेट नाम का जो 11 ईयर का बॉय है वो अपने फादर के मुंह से सुनता है और नाइट में सो जाता है. नेक्स्ट डे उसके जो फादर हैं वो उसको पिकनिक पे अपने साथ ले जाते हैं. पिकनिक पर साथ ले जाने के बाद जब वो इवनिंग में घर वापस आता है तो उसको मैसेज मिलता है कि उसके फादर ने ऑफिस में अपने आप को शूट कर लिया है. तो उसके माइंड में जो उसने रात को बात सुनी होती है अपने फादर की, वो सारी की सारी उसके माइंड में घूमने लग जाती है. जो हेलमेट नाम का बॉय होता है वो काफ़ी हर्ट होता है इस चीज़ से और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपने ही घर पर एज अ प्रिजनर की तरह, कैदी की तरह रहता है और कुछ नहीं खाता है. क्यों? क्योंकि उसके माइंड में अपने फादर की बात गूंज रही होती है कि मैं अपने बच्चों को पॉइज़न देकर मार दूं और ख़ुद भी मर जाऊं. जिससे उसको लगता है कि जो मेरी मदर है वो मुझे पॉइज़न देकर मार देगी. ऐसा वो क्यों सोचता है? ऐसा वो इसलिए सोचता है क्योंकि जो उसके फादर थे वो नाजिज़म से रिलेटेड थे. वो अपने प्रिंसिपल्स जो उनके थे वो एडवर्ड हिटलर के प्रिंसिपल्स को लेकर चलते थे. वो भी चाहते थे कि जो जर्मनी है वो वर्ल्ड की मेन पावर, सुप्रीम पावर बन जाए. बट ऐसा नहीं हुआ. इस चैप्टर के अंदर हम अदर कंटेंट्स भी रीड करेंगे. जैसे जो वर्ल्ड वार हुआ उस वर्ल्ड वार पार्टीज़ में
दो पार्टीज थी, फर्स्ट एलिस पावर और सेकंड एक्सेस पावर। एलिस पावर में यूके, फ्रांस और आफ्टर 1941 उसके अंदर यूएसएसआर और यूएसए की पावर भी क्या थी, उसमें ज्वाइंट हो गई थी। और दूसरी साइड पर एलिस पावर थी जिसके अंदर जर्मनी, इटली एंड जापान थे। इन दोनों पार्टीज के अंदर वर्ल्ड वार हुआ, जिसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लॉट ऑफ कंटेंट्स बोल सकते हैं। ये चैप्टर जो है काफ़ी लार्ज है। इसके कंटेंट्स है जैसे बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, इंट्रोडक्शन टू हिटलर राइज टू पावर, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। हम क्या करेंगे, इन कंटेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्टली हमारा जो कंटेंट है वो है बर्थ ऑफ वाइमार। अब देखो, वाइमार के बर्थ से पहले हमें वाइमार क्यों हुआ, वाइमार क्या था, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। जर्मनी a powerful empire in the earlier year of the 20th century. The First World War 1914 to 1918 alongside the empire and against the Allies England, France and Russia all joined the war hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would scratch on even draining Europe of all the resources. Germany made initial gains by occupying the France and Belgium. Means देखो, जर्मनी क्या है, एक पावरफुल एम्पायर था जो कि 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जब 1914 से लेकर 1918 तक। इसके अंदर क्या था, एलिस पावर थी जिसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था। और कुछ टाइम मतलब इसी के अंदर सभी जितनी भी कंट्रीज थी वो जुड़ना चाह रही थी। वो जुड़ना इसलिए चाह रही थी क्योंकि उनको लगता था कि इससे हमें बेनिफिट हो जाएगा, इसमें हम जीत जाएंगे और हमें बेनिफिट हो जाएगा। बट क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद सभी कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हो गया कि जो यूरोप है, यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं जो वार में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सबको ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो वार है कुछ ही टाइम में ख़त्म नहीं होने वाला है, ये लॉन्ग टाइम वॉर चलेगा और इसके रिजल्ट जो होंगे वो वेरी हार्मफुली इफेक्ट होंगे ऑल कंट्रीज़ के लिए। बट वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी क्या था, उसने फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया, जिसकी वजह से उसको लगा कि मेरे पास स्ट्रेंथ आ गई है और मैं पावरफुल हो गया हूँ। बट वो स्ट्रेंथ क्या थी, यूएसए एंड इन द 1917 बोर्ड डिफेटेड जर्मनी। यूएसए जो था वो एलिस पावर के साथ जाकर मिल गया, जिससे क्या हुआ तो उनकी पावर बढ़ गई और 1918 के अंदर जो है जर्मनी जो है वो डिफेट हो गया, मतलब कि जर्मनी जो है वो हार गया। जर्मनी के हारने के बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की जो है एस्टेब्लिश किया गया। अब बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। देखो, डेमोक्रेटिक, हमारी इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मीन्स होता है कि यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं नेशनलिज्म पर या कंट्री से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे वो पर्सन लेते हैं जिनको हमने अपॉइंट किया होता है, जिनको जनता ने चुना होता है, पर्सन ने चुना होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो पर्सन जो है क्या करते हैं, लॉ का निर्माण करते हैं। और ये सभी चीज़ें कहाँ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में होती हैं। और वो क्या होता है, लोकतांत्रिक संविधान होता है। सेम ऐसी ही सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर आई, जब जर्मनी जो है डिफेट हो गया, हार गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक डिसाइड कर लिया गया कि अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश होगा, तो उसके बाद क्या हुआ
ट्रीट एट वर्साइल, वर्साइल जगह पर एक शर्त रखी गई जिसके अंदर जो पार्टी हारी थी, जैसे एलिस वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिटी पीस ऑफ जर्मनी, एलिस पार्टी के लोग हार गए जिसमें जर्मनी भी था। अब हारने पर उनको कुछ पनिशमेंट्स भी मिली, वो जो पनिशमेंट्स थी वो ट्रीट ऑफ वर्साइल थी, और वहीं से ही क्या हुआ, बर्थ ऑफ वाइमार हुआ। देखो, बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक, वाइमार रिपब्लिक वाज अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1919, क्योंकि 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड हुआ और उसके बाद 1919 को क्या हुआ, वाइमार रिपब्लिक जो है अडॉप्ट किया गया। इन इट्स 14 ईयर द वाइमार रिपब्लिक फेस द न्यूमरस प्रॉब्लम, जब वाइमार रिपब्लिक बनाया गया तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। नेचुरली है, जब आप फाइट करते हैं किसी से, वॉर करते हैं, तो क्या होता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट ही पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम पर्सनली बात करें, दो पर्सन के अंदर कोई क्वारल हो जाता है, कोई फाइट हो जाती है, तो किसी भी एक पर्सन को चोट लग जाती है, ठीक है, और मनी भी उसकी स्पेंड हो जाती है, मतलब लॉसेस होते हैं। ये तो वर्ल्ड वार था, और वर्ल्ड वार में जो पार्टी हारी उसको क्या हुआ, काफ़ी हार्मफुल इफेक्टेड फेस करने पड़े। जैसे क्या था, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट उस टाइम पर मार्केट में सेल हो रहे थे उनकी प्रोडक्शन कम हो गई। अब प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा कि उनकी डिमांड तो ज़्यादा है ही, क्योंकि पॉपुलेशन है, बट प्रोडक्शन कम हो जाने से उनके प्राइजेस क्या थे, वो बढ़ गए। प्राइजेस का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाना हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है, और उस टाइम पर हाइपर इन्फ्लेशन था। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, द पीपल ऑफ जर्मनी ब्लेम द वाइमर रिपब्लिक rather than their wartime leaders for the country defeat and for the humility terms of the Treaty of Versailles। अब देखो, उस टाइम पर जो भी लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने भी वर्ल्ड वार किया या वर्ल्ड वार में वो डिफेट हुए, हार गई कंट्रीज, उसके बाद जो ट्रीट एट वर्साइल किया गया उसमें क्या था, उसकी जो शर्तें रखी गई उसके अकॉर्डिंग जर्मनी को काफ़ी लॉस हुआ। जर्मनी को क्या लॉस हुआ, उसकी जो ओवरसीज कॉलोनी थी वो 13% जो थी वो उससे ले ली गई। उससे 75% आयरन की इंडस्ट्री और 26% कोयले की इंडस्ट्रीज भी ले ली गई। आप ये बोल सकते हैं कि वाइमार रिपब्लिक के टाइम पर ऐसी सिचुएशन आई कि जर्मनी बिल्कुल कंगाल हो गया, जर्मनी के पास पैसा नहीं रहा। जर्मनी ने, और इसके बाद भी जो साइड इफ़ेक्ट हुए, देखो जब भी हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में देखते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स खड़े होते हैं, तो वो कितना कितना पैसा उधार ले लेते हैं, ठीक है, और जब वो पार्टी हार जाती है तो क्या हो जाता है, वो कर्जदार बन जाता है, वो दूसरे लोगों को जिनसे उसने कर्ज लिया होता है उनका देनदार बन जाता है। सेम ऐसे ही क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने उस टाइम झगड़ा करते हुए ये नहीं सोचा कि हमारे पास मनी कहाँ से आ रही है, उनको जहाँ से भी रेंट पर मनी अवेलेबल हो रही थी उन्होंने वो मनी ले ली। जर्मनी की जितनी भी रिलेटेड कंट्री थी उन सब ने ऐसा किया, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड में जब डिफेटेड होगी कंट्री, जब जर्मनी हार गई तो उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। अब देखो उसको क्या क्या फेस करना पड़ा, पॉलिटिकल रिडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आया, जर्मनी फॉट वॉर लार्जली ऑन लोन एंड हैड टू पे अ वार रेपुटेशन इन अ गोल्ड। अब जर्मनी ने क्या किया, उसने लोन लिए वार को पे करने के लिए, गोल्ड में लोन लिए, और उससे क्या हुआ, गोल्ड रिजर्व उसका ख़त्म होना शुरू हो गया। अब देखो बात करते हैं गोल्ड रिजर्व की और करेंसी की। कोई भी देश अपनी करेंसी तब मेंटेन कर सकता है जब उसके बदले में वो अपने रिजर्व बैंक को गोल्ड प्रोवाइड करता है। मीन अब हमारे माइंड में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि कोई भी देश है उसके अंदर सेंट्रल बैंक है जो कि नोट इशू करता है, तो कर सकते हैं, तो गरीबी आनी नहीं चाहिए।
जैसे हमारा इंडिया है, इसमें रुपीज़ होते हैं, रुपीज़ करेंसी है। अब रुपीज़ क्या है, वो बनाए जा सकते हैं, नोट इशू किए जा सकते हैं, बट कोई भी सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो विदाउट एनी गोल्ड ग्रांटेड कोई भी नोट को इशू करे। तो इसके लिए क्या हुआ, यानी हमें अगर अपने देश में करेंसी को पब्लिश करना है, बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या, सेंट्रल बैंक को एज आ सिक्योरिटी गोल्ड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम जर्मनी की में भी ऐसा ही था, बट जर्मनी क्या हुआ, रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ का मतलब उसके पास पैसा ही नहीं था, गोल्ड था ही नहीं, तो वो देगा कहाँ से। तो जर्मनी ने क्या किया, प्रिंटिंग पेपर करेंसी इट इज़ प्रोड्यूस दैट द मच मनी विच लीड टू द फॉल इन करेंसी। उसने जितनी करेंसी थी वो सारी छाप दी, जिससे क्या हुआ कि उसकी डॉलर में जो वैल्यू थी वो कम होती चली गई। यूएसए का $1 पहले 24,000 मार्क्स में था, फिर जुलाई में 3,53,000 मार्क्स में आया, फिर अगस्त में वो 4,621,000 मार्क्स में आया, और ये दिसंबर तक आते हुए ये 98,860,000 मार्क्स में आ गया। ये क्या था, क्राइसिस था। क्राइसिस क्या, दिस क्राइसिस कम टू बी नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसे क्राइसिस को हम क्या बोल देते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। अब बात करेंगे, जब इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, कंटिन्यूसली प्राइस जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे, तो उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, उसके बाद सिचुएशन हुई द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। देखो अब डिप्रेशन क्या होता है, अगर हम इकोनॉमिकली मार्केट में बात करते हैं तो डिप्रेशन का मतलब होता है बिजनेस में मंदी आ जाना। अब जब वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार होने से मनी का लॉस हुआ, पर्सन्स का लॉस हुआ, प्राइजेस हाइपर हो गए, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप लोगों के पास, या जो उस टाइम के जो लोग थे उनके पास पैसे की क्या हो गई, कमी हो गई। कमी क्यों हो गई, क्योंकि बिजनेस ख़त्म हो गए, और जब बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं तो आउटपुट नहीं आती है, आउटपुट नहीं आती है तो क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। देखो, जर्मन इन्वेस्टमेंट वर टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। देखो अब जर्मन ने क्या किया, उसने इन्वेस्ट किया डिपेंड ऑन अ शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम द यूएसए। अब देखो जर्मन ने जो इन्वेस्टमेंट की वो किस पे डिपेंड थी, जो यूएसए का लोन था उस पे डिपेंड थी। द स्पॉटर वाज विथड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। देखो 1929 को हम वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड क्यों बोलते हैं, ये क्या है, एक लार्ज डिप्रेशन टाइम था 1929 से लेके 1930 तक। ये जो था इसमें क्या था कि मार्केट के अंदर डिमांड जो थी वो ज़ीरो थी, बट प्रोडक्शन हो चुकी थी। प्रोडक्शन होने के बाद जब डिमांड ज़ीरो है, मीन्स मार्केट में प्रोडक्ट तो है, सेल करने वाले भी हैं, बट उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। तो वो क्या है, ग्रेट डिप्रेशन है। ड्यू टू इट द वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और गिवन लेस वेजेस। अब उस टाइम पर क्या हुआ कि वर्कर्स की जॉब चली गई, लोगों को काम नहीं मिला, और वेज रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। Million people get unemployed and people can seen on the street wearing play cards and it was written on it willing to do any work। देखो अब 6 मिलियन मतलब 6 अरब जो लोग थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, उनको कोई भी काम नहीं मिला। वो लोग क्या, जब लोग खाली हो जाते हैं तो क्या करते हैं, गली में बैठकर ताश खेलते हैं। सेम वैसे ही वो लोग क्या हो गए, स्ट्रीट कार्ड वेयरिंग हो गए, मतलब और क्या, कार्ड ले लेकर वो जॉब के लिए भी सर्च करने लगे। वाई कांट यू गिव मी जॉब, वो कहने लग गए कि हमें कोई जॉब दे दो, हमें कोई काम दे दो, हम बेकार हैं, विलिंग टू डू एनी वर्क, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको बोल देते हैं द ईयर ऑफ डिप्रेशन। आप इस ईयर ऑफ डिप्रेशन को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एट प्रेजेंटली अपने इंडिया के अंदर
और पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना जैसी जो बीमारी है, इलनेस है, वो प्रेजेंटली हो रही है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज और अदर कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं। अब उस सिचुएशन पर क्या हुआ, इकोनॉमिकली इफेक्ट हुई। हमारी इकोनॉमिकली इफेक्ट होने से क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ, और जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट होने से क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है, हमारी कंट्री की जो अदर कंट्रीज में वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। सेम ऐसी ही सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर भी आई। Thank you students for watching the first part of lesson number 3, Nazism and rise of Hitler. I will come back tomorrow with the next part of chapter number 3. I wish you stay at home and safe. Thank you students. Have a nice day.